गगनयान और चंद्रयान 4 से ठीक पहले सन्नाटे को चीरते हुए तमिलनाडु के महेंद्रगिरी हिल्स में मौजूद इसरो प्रपल्सन कॉम्प्लेक्स में एक भयानक थ्रस्ट पैदा होता है। 22 टन का महाथ्रस्ट। दोस्तों, इस वक्त जब एक तरफ एलोन मस्क हर हफ्ते रॉकेट लॉन्च करके स्पेस में तहलका मचा रहे हैं, चाइना का स्पेस प्रोग्राम दिन रात एक्टिव है, और तीसरी तरफ हमें लग रहा था, दुनिया को लग रहा था कि इसरो खामोश है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? अंतरिक्ष के उस भयानक सन्नाटे में ऐसा कौन सा जानलेवा खतरा था जिसे इस 22 टन के थ्रस्ट ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया है? तो दोस्तों, धरती से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर जहां हवा का नामो निशान नहीं होता, वहां एक छोटी सी चूक से पूरे रॉकेट के परखच्चे उड़ सकते हैं। तो आखिर इसरो के वैज्ञानिकों ने एनपीएस नाम का कौन सा ऐसा खुफिया जुगाड़ लगाया है जिसने धरती पर ही अंतरिक्ष का माहौल बना करके न सिर्फ करोड़ों रुपए बचा लिए हैं, बल्कि गगनयान चंद्रयान मिशन को एक अभेद्य सुरक्षा कवच दे दिया है। 90s के दशक में जिस क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को देने से अमेरिका और रसिया ने साफ इनकार कर दिया था, आज उसी टेक्नोलॉजी के अंदर भारत ने ऐसा क्या कर दिया है कि नासा के वैज्ञानिकों को भी अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ रही है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि LVM-3 भारत का सबसे पावरफुल रॉकेट है, तो आप एक बहुत बड़े मुगालते में हैं। इसरो के बंद दरवाजों के पीछे बन रहे उस खौफनाक सुपर हैवी रॉकेट का सच क्या है, जो सीधा एलोन मस्क के स्टारशिप का घमंड तोड़ने और 2040 में भारतीय को चांद के पार पहुंचाने के लिए तैयार किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज मैं आपको इसरो की इस खामोशी के पीछे छुपे उस भयंकर तूफान को डिकोड करने वाला हूं, जो ग्लोबल स्पेस रेस के सारे समीकरण पलटने वाला है। दोस्तों, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने अपने सबसे पावरफुल प्रक्षेपण यान यानी कि LVM-3 के 7वें परिसंचालन परीक्षण के लिए निर्धारित CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का आखिरी उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसे दोस्तों E-18 इंजन फ्लाइट एक्सेप्टेंस हॉट टेस्ट कहा जाता है। आम भाषा के अंदर समझें तो रॉकेट में इंजन लगाने से पहले उसे धरती पर ही असली अंतरिक्ष जैसी परिस्थितियों के अंदर चला करके परखा जाता है। यह कोई सामान्य रूटीन टेस्ट नहीं था। यह टेस्ट भारत के स्पेस प्रोग्राम का वो टर्निंग पॉइंट है जो तय करेगा कि कोई भारतीय अंतरिक्ष के अंदर जाकर के वापस कैसे लौटेगा। दोस्तों, इस इंजन ने 19 से 22 टन के थ्रस्ट लेवल पर काम करने का सर्टिफिकेशन अचीव कर लिया है। थ्रस्ट का सीधा सा मतलब होता है वो ताकत, वो धक्का जो गुरुत्वाकर्षण के सीने को चीरते हुए रॉकेट को स्पेस के अंदर धकेलता है। दोस्तों, 22 टन का ये महाथ्रस्ट भारत को भविष्य में भारी सैटेलाइट्स और इंसानों को स्पेस में भेजने की गारंटी देता है। लेकिन इस पूरी खबर में जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो है नोजल सिक्योरिटी सिस्टम यानी कि NPS। जब रॉकेट धरती से उड़ करके अंतरिक्ष में ऊंचाई पर पहुंचता है तो वहां हवा का दबाव लगभग शून्य हो जाता है, जिसे हम वैक्यूम कहते हैं। अब दोस्तों, धरती पर इंजन का टेस्ट करते समय उस शून्य दबाव का माहौल बनाना बेहद मुश्किल और करोड़ों खर्च करने वाला काम होता है। अगर ये टेस्ट अंतरिक्ष के अंदर फेल हो जाए तो मिशन खत्म, अरबों रुपए खत्म, और अगर इंसान अंदर हो तो उसकी जान भी जा सकती है। और यहीं पर इसरो के वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया है। NPS एक ऐसी स्वदेशी टेक्नोलॉजी है जो इंजन के नोजल को टेस्ट के दौरान सुरक्षित रखती है। नोजल रॉकेट इंजन का वो पार्ट होता है जिससे अत्यधिक गर्म और तेज गति वाली गैसें बाहर निकलती हैं। इस NPS तकनीक ने धरती के ऊपर ही कम खर्च के अंदर और सीमित संसाधनों के अंदर उच्च ऊंचाई वाले उस शून्य तापमान के वातावरण को सिमुलेट कर दिया है। दोस्तों, इसरो के मुताबिक ये सिस्टम पूरी तरह से संतोषजनक रहा है। यानी कि अंतरिक्ष का जो मौत का कुआं था उसे भारत ने धरती पर ही हैक कर लिया है। दोस्तों, इसरो की इस छलांग को समझने के लिए हमें थोड़ी सी क्रोनोलॉजी समझनी होगी। ये सफर एक दिन में तय नहीं हुआ है। दोस्तों, एक वक्त था जब तिरुवनंतपुरम के थुम्बा के अंदर एक छोटे से चर्च से हमारे वैज्ञानिकों ने काम करना स्टार्ट किया था।
साइकिल और बैलगाड़ी के ऊपर रॉकेट के पुर्जे ढोए जाते थे और आज यानी कि 2026 में भारत का स्पेस संगठन दुनिया के सबसे पावरफुल देशों की आंखों में आंखें डाल करके बात करता है। दोस्तों 1990 के दशक को भी जरा याद कर लीजिए, भारत को अपने भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स स्पेस के अंदर भेजने थे। इसके लिए क्रायोजेनिक इंजन की जरूरत थी। रसिया ये तकनीक भारत को देने के लिए रेडी भी हो गया था, लेकिन अमेरिका ने मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम यानी कि MTCR का हवाला देते हुए रसिया के ऊपर भारी प्रेशर बिल्डअप कर दिया। अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत के पास में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आए जिससे वो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें बना सके। दोस्तों रसिया पीछे हट गया और भारत को तकनीक देने से साफ इनकार कर दिया। दोस्तों उस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज को लगा था कि भारत का ये स्पेस प्रोग्राम अब दशकों पीछे चला जाएगा, लेकिन दोस्तों वही प्रतिबंध भारत के लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हो गया। इसरो ने कसम खाई कि वह अपने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बना लेगा। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना आग और बर्फ के साथ में एक ही समय पर खेलने जैसा है। दोस्तों इसके अंदर इंजन के रूप में एक तरल हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है जिसका तापमान -253 डिग्री सेल्सियस होता है और ऑक्साइडर के रूप में तरल ऑक्सीजन होती है जो -183 डिग्री के ऊपर उबलती है। इतने कम तापमान पर कोई भी धातु कांच की तरह भुरभुरी होकर के टूट सकती है। इन ठंडी गैसों को पंप करके इंजन के दहन कक्ष में भेजा जाता है जहां जलने पर तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दोस्तों परम शून्य की ठंडक से लेकर के सूरज की सतह जैसी गर्मी को एक ही इंजन के अंदर कंट्रोल करना इंजीनियरिंग का सबसे खौफनाक दुस्वप्न है। कई साल लगे, कई बार इंजन फेल हुए। दोस्तों हमारा जो GSLV है उसको उनके फेल्योर्स की वजह से नॉटी बॉय तक कहा जाने लग गया था, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी और आज वही CE-20 इंजन दुनिया के सबसे सुरक्षित और बेहतरीन क्रायोजेनिक इंजन्स के अंदर गिना जाता है। अमेरिका का जो घमंड था वो आज महेंद्रगिरी की टेस्टिंग लैब्स के अंदर, वहां के टेस्टिंग सेंटर्स के अंदर धुएं की तरह उड़ चुका है। दोस्तों वर्तमान में इसरो का जो शस्त्रागार है वो पूरी तरह से एक वेल ऑयल मशीन की तरह काम कर रहा है। आज इसरो के पास में हर तरह के मिशन के लिए अलग अलग तरीके के वेपन मौजूद हैं। दोस्तों इनमें शुरुआत करते हैं सबसे पहले SSLV की, जिसे हम स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं। ये अंतरिक्ष की दुनिया के अंदर भारत का स्नाइपर है। दोस्तों आज पूरी दुनिया के अंदर छोटे नैनो और माइक्रो सैटेलाइट्स की बाढ़ आई हुई है। प्राइवेट कंपनियां अपने छोटे सैटेलाइट्स भेजना चाहती हैं, लेकिन उनके लिए बड़े रॉकेट्स को बुक कर पाना घाटे का सौदा होता है। SSLV 500 किलोग्राम तक के पेलोड को 500 किलोमीटर की पृथ्वी की निचली कक्षा यानी कि LEO में स्थापित कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक बड़े रॉकेट को असेंबल करने में जहां महीनों लग जाते हैं और सैकड़ों लोगों की टीम चाहिए होती है, वही दोस्तों SSLV को केवल 72 घंटे के अंदर मात्र 6 लोगों की टीम लॉन्च के लिए रेडी कर लेती है। ये ऑन डिमांड लॉन्चिंग का बेताज बादशाह बन चुका है। अब दोस्तों इसके बाद में जो दूसरा रॉकेट भारत के पास में है वो भारत का वर्क हॉर्स यानी इसरो की AK-47 मतलब की PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये दुनिया के सबसे भरोसेमंद रॉकेट्स में से एक है। दोस्तों चंद्रयान 1 मंगलयान और एक ही उड़ान में 104 सैटेलाइट स्पेस में स्थापित करने का विश्व रिकॉर्ड इसी रॉकेट ने बनाया था। इसने लगातार 50 से ज्यादा सफल उड़ानें भरी हैं। जब भी भारत को कोई मीडियम साइज का सैटेलाइट स्पेस में भेजना होता है तो PSLV बिना शक के पहली पसंद ही होता है। इसके बाद में दोस्तों जो भारत के पास में रॉकेट है वो है GSLV, जो पहले नोटी बॉय कहलाता था, लेकिन दोस्तों स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन के सफल होने के बाद में अब इसे गुड बॉय कहा जाने लग गया है। भारत के जितने भी भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं या हमारा जो अपना नेविगेशन सिस्टम नाविक है उसे स्पेस में स्थापित करने की जिम्मेदारी इसी रॉकेट की है। अब दोस्तों इससे भी एडवांस वर्जन आ चुका है और हमारी वर्तमान फ्लीट का असली बाहुबली है LVM-3, जिसे पहले GSLV Mark III के नाम से जाना जाता था। ये वही महाकाय रॉकेट है जिसने चंद्रयान 2 और ऐतिहासिक चंद्रयान 3 को स्पेस में भेजा है। दोस्तों इसी रॉकेट के कंधे पर 2026 के सबसे बड़े मिशन यानी गगनयान की जिम्मेदारी है। LVM-3 लगभग 10,000 किलोग्राम पेलोड को पृथ्वी की निचली कक्षा में
और 4000 किलोग्राम को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट के अंदर लेके जा सकता है। दोस्तों इसमें लगे दो विशाल S-200 सॉलिड बूस्टर्स दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ठोस इंजन वाले बूस्टर्स हैं। ये रॉकेट अब ह्यूमन रेटेड हो चुका है। गगनयान के लिए ह्यूमन रेटिंग का सीधा मतलब है कि इसमें फेल होने की गुंजाइश 0.0001% से भी कम है। अगर रॉकेट का कोई एक पुर्जा उड़ान के बीच में ही खराब भी हो जाता है तो तुरंत दूसरा बैकअप सिस्टम उसकी जगह ले लेगा। दोस्तों हमारे गगननॉट्स की जान की कीमत किसी भी मिशन से बहुत ज्यादा कीमती है और ये CE-20 इंजन का पास होना इसी सुरक्षा की अंतिम मोहर है। अब यहां पर दोस्तों एक बहुत ही जायज और चुभने वाला सवाल उठता है, अगर इसरो इतना ही एडवांस है तो ग्लोबल स्पेस रेस में हमारी लॉन्चिंग इतनी धीमी क्यों चल रही है? एक तरफ इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स साल में 100 से ज्यादा लॉन्चिंग कर रही है, चाइना की स्पेस एजेंसी 60 से ज्यादा लॉन्चिंग कर रही है और इसरो साल में मुश्किल से 5 से 10 लॉन्च ही कर पाता है। क्या हम रेस में पिछड़ रहे हैं? इस सवाल का जवाब दोस्तों उस कड़वी सच्चाई के अंदर छुपा हुआ है जिसे आमतौर पर मीडिया नजरअंदाज कर देता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा फैक्टर है द मनी गेम, यानी कि बजट का भारी अंतर। नासा का सालाना बजट ही लगभग $25 बिलियन से लेकर के $50 बिलियन के बीच में होता है। वहीं दोस्तों चाइना का बजट 12 से 14 बिलियन डॉलर के आसपास का होता है और इसरो का बजट अगर हम बात करते हैं तो मात्र $1.5 बिलियन का, यानी कि लगभग 13,000 करोड़ रुपए का होता है। इतने कम बजट का सीधा मतलब है कि कम संसाधन, कम मैन पावर और कम लॉन्च। दूसरा बड़ा कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। अमेरिका और चाइना के पास में कई लॉन्च पोर्ट्स और दर्जनों लॉन्च पैड्स हैं। भारत के पास में श्रीहरिकोटा के अंदर 2 सक्रिय लॉन्च पैड हैं। एक रॉकेट को असेंबल करने और लॉन्च करने में हफ्तों लग जाते हैं, जिसके कारण अगला लॉन्च कतार में फंस जाता है। हालांकि दोस्तों अब तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में एक नया स्पेस पोर्ट बन रहा है, जिससे भविष्य में ये समस्या काफी हद तक सुलझ जाएगी। और तीसरा जो कारण है दोस्तों वो है इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम। अमेरिका में रॉकेट बनाने की पूरी एक प्राइवेट इंडस्ट्री है, नासा सिर्फ रिसर्च करता है। भारत में अब तक इसरो ही रिसर्च करता था, इसरो ही डिजाइन बनाता था और पुर्जे भी खुद ही जोड़ता था। अब जाकर के न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और इन स्पेस के जरिए प्राइवेट कंपनियों जैसे कि HAL, L&T, गोदरेज और स्काई रूट को रॉकेट बनाने का जिम्मा दिया गया है। इस ट्रांजिशन के अंदर थोड़ा सा टाइम लग रहा है और आखिरी कारण है रिस्क लेने की कैपेसिटी। जब स्पेस एक्स का रॉकेट फटता है तो एलोन मस्क उसे डेटा कलेक्शन और लर्निंग कहता है, लेकिन अगर इसरो का रॉकेट फट जाए तो संसद से लेकर के मीडिया तक जवाब देना मुश्किल हो जाता है। चंद्रयान 2 के अंदर आप ये देख ही पाए होंगे दोस्तों, कम बजट के कारण इसरो को हर मिशन 0 एरर के साथ में करना पड़ता है, जिसके लिए बहुत अधिक टेस्टिंग और समय की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इसरो केवल सस्ते मिशन ही कर रहा है या धीमी गति से चल रहा है, तो अब अपनी सील्ट जरा बांध लीजिए दोस्तों, क्योंकि बंद दरवाजों के पीछे जो ब्रह्मास्त्र तैयार हो रहे हैं वो पूरी दुनिया का गेम पलटने वाले हैं। भारत अब सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च तक सीमित नहीं रहना चाहता है। हमारा टारगेट 2035 तक भारतीय स्पेस सेंटर को बनाने का है, यानी कि 2040 तक चांद पर एक भारतीय यात्री को भी उतारना है। इन भयंकर टारगेट्स के सामने बाहुबली LEM-3 भी बोना साबित होता है। इसलिए दोस्तों इसरो अब नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल यानी कि NGLV, जिसे अनऑफिशियल रूप से सूर्या भी कहा जा रहा है, उस पर लगातार काम कर रहा है। ये LEM-3 का बाप होगा। ये पृथ्वी की निचली कक्षा के अंदर 20 टन तक का पेलोड ले जाने में कैपेबल होगा, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एक रीयूजेबल रॉकेट होगा, बिल्कुल एलोन मस्क के फॉल्कन 9 की तरह। ये स्पेस के अंदर सैटेलाइट छोड़ेगा और वापस धरती पर लैंड कर जाएगा। इससे रॉकेट लॉन्च का खर्च सीधा आधा हो जाएगा। दोस्तों NGLV में जहरीले ईंधन की जगह तरल मीथेन और तरल ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा। मीथेन साफ जलती है और इंजन के अंदर कालिख नहीं छोड़ती, जिससे इंजन को दोबारा इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात, फ्यूचर के अंदर जब भारत मंगल ग्रह के ऊपर जाएगा तो वहां के वायुमंडल के अंदर भी मीथेन बनाई जा सकेगी। और बात यही खत्म नहीं होती। NGLV के बाद में बारी आती है भारत के सबसे बड़े खौफनाक रॉकेट की, जिसे SHLV यानी कि सुपर हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल कहा जा रहा है।
ये इसरो का अंतिम ब्रह्मास्त्र होगा जो 50 से 100 टन का पेलोड उठा सकेगा। दोस्तों, चांद पर इंसान को भेजने और भारी भरकम स्टेशन के मॉड्यूल्स को ले जाने के लिए इसी विशालकाय रॉकेट का निर्माण किया जाएगा। ये सीधा अमेरिका के SLS और स्पेस एक्स के स्टारशिप को टक्कर देगा। दोस्तों, भारत अब स्पेस के अंदर अपनी मस्कुलर पावर दिखाने की पूरी तैयारी कर चुका है। तकनीक के मामले में आज भारत कहां खड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसरो अब उन तकनीकों का टेस्ट कर रहा है जो फ्यूचर के स्पेस युद्ध और स्पेस कॉलोनाइजेशन का आधार है। दोस्तों, क्या आपने कभी अंतरिक्ष में 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए दो सैटेलाइट्स को आपस में टकराए बिना जुड़ते हुए देखा है? तो दोस्तों, इस नामुमकिन से दिखने वाली तकनीक को स्पेस डॉकिंग कहा जाता है और इसरो स्पेस डेक्स मिशन के जरिए इसका परीक्षण कर चुका है। दोस्तों, अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन एक ही बार में नहीं भेजा जा सकता, उसे टुकड़ों में भेज करके मिलीमीटर की सटीकता के साथ में अंतरिक्ष में ही जोड़ना पड़ता है। अगर स्पीड में 1 सेकंड की भी 1000वें हिस्से के अंदर भी गड़बड़ी हुई तो दोनों मॉड्यूल्स टकरा करके चकनाचूर हो जाएंगे। स्पेस डेक्स की सफलता भारत को स्पेस के अंदर अपने खुद का शहर बसाने की ताकत देने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, इसरो ने हाल ही के अंदर अपने स्वदेशी स्पेस शटल पुष्पक की भी सफलतापूर्वक ऑटोनोमस लैंडिंग करवाई है। पुष्पक को हेलीकॉप्टर से कई किलोमीटर की हाइट पर ले जाकर के हवा में ही छोड़ दिया गया था। इसके अंदर कोई पायलट नहीं था। इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेविगेशन सिस्टम ने खुद रनवे को पहचाना, हवा की गति का कैलकुलेशन किया और ठीक हवाई जहाज की तरह ही अपने पहियों पर सटीक लैंडिंग की। दोस्तों, यही पुष्पक भविष्य में अंतरिक्ष में जाएगा, पुराने सैटेलाइट्स की मरम्मत करेगा, उन्हें धरती पर लाएगा या जरूरत पड़ने पर भारत के दुश्मनों के सैटेलाइट्स को भी डिसेबल करने की कैपेसिटी रखेगा। इसी के साथ में इसरो स्क्रैम जेट इंजन के ऊपर भी बहुत तेजी के साथ में काम कर रहा है, जो हवा से ऑक्सीजन खींच करके ईंधन जलाता है। इससे रॉकेट के अंदर ऑक्सीजन ले जाने का भारी भरकम वजन नहीं रहता है। दोस्तों, साल 2026 और इसके बाद का कैलेंडर भारत के स्पेस इतिहास का सबसे स्वर्णिम काल साबित होने वाला है। गगनयान मिशन के तहत भारत पहली बार अपने ही रॉकेट से भारतीय गगननॉट्स को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में भेजेगा और 3 दिन बाद सुरक्षित वापस लेकर के आएगा। गगनयान के लिए इसरो ने एक ऐसा क्लाउड लूप लाइफ सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया है जो अंतरिक्ष यात्रियों के पसीने, नमी और यहां तक कि पेशाब को भी फिल्टर करके वापस पीने योग्य पानी और सांस लेने योग्य ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा। फिर बारी आएगी शुक्रयान 1 की दोस्तों। तो मंगलयान और चांद के बाद में भारत भोर के तारे यानी कि शुक्र ग्रह के रहस्यमयी और अम्लीय बादलों का अध्ययन करने के लिए अपना ऑर्बिटर भेजने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात और भोकाली मिशन होगा चंद्रयान 4। दोस्तों, चंद्रयान 3 ने तो केवल सॉफ्ट लैंडिंग की थी, लेकिन चंद्रयान 4 एक सैंपल रिटर्न मिशन है। ये चांद पर जाएगा, वहाँ की सतह पर ड्रिल करके मिट्टी और चट्टानें खोजेगा और उस सैंपल को लेकर के वापस धरती पर जिंदा लौटेगा। अगर इस दौरान कैलकुलेशन के अंदर 1 सेकंड की भी गड़बड़ी हुई तो मिशन तबाह हो सकता है। दोस्तों, ये मिशन भारत को मून के ऊपर बेस बनाने की डायरेक्शन में सबसे बड़ा कदम साबित होने वाला है। इसके साथ ही मंगलयान 2 की तैयारियां भी जोरों पर है, जिसमें दोस्तों इस बार इसरो मंगल की सतह पर एक लैंडर और शायद एक छोटा रोवर या हेलीकॉप्टर उतारने की योजना बना रहा है। इसरो भले ही आज चाइना या अमेरिका की तरह अंधाधुंध लॉन्च नहीं कर रहा, लेकिन वो अपनी नींव को कंक्रीट की तरह मजबूत कर रहा है। बजट कम है तो क्या हुआ, हमारे वैज्ञानिकों का दिमाग और देश का विजन किसी भी सुपर पावर से कम नहीं है। CE-20 इंजन का ये सफल परीक्षण सिर्फ एक शुरुआत है। ये बताता है कि इसरो धीमी लेकिन बेहद सटीक, रणनीतिक और घातक रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। अंतरिक्ष अब केवल खोज का विषय नहीं रहा है, ये भविष्य का बैटल ग्राउंड है, ये इकोनॉमी का नया फ्रंटियर है। जो देश स्पेस पर राज करेगा वही भविष्य की दुनिया के ऊपर राज करेगा और भारत ने साफ कर दिया है कि वो इस रेस में पीछे बैठने वाला नहीं है। दोस्तों, आपकी राय में क्या इसरो को अब अपना बजट बढ़ाने के लिए स्पेस टूरिज्म या पूरी तरह से प्राइवेट कमर्शियल लॉन्चिंग के ऊपर अपना ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या फिर उसे मंगल, शुक्र और गहरे स्पेस के वैज्ञानिक खोजों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन के जरिए दें। नमस्कार।